मुझे काफ़ी सारे उसको कमेंट कर रहे हैं, उसके आचार्य प्रशांत के लोग आके, और भी शायद श्वेता गैंगवार का भी कमेंट करेगा। अरे तुमको अगर इसने इतना ज्ञान से भरा है तो भोसड़ी वाले हो, तुम कमेंट में गाली क्यों दे रहे हो? अगर तुमको आचार्य प्रशांत ने इतना नॉलेज ऑफ ओशियन, तुम ओशियन ऑफ नॉलेज के नॉलेज ऑफ ओशियन तुमको लगता है, ओशियन ऑफ नॉलेज तुमको लग रहा है, तो फल वो तुम इतने गाली क्यों दे रहे हो मुझे कमेंट सेक्शन में आके? मैंने तो उनको वीडियो में कोई गाली गलौज नहीं किया, मैंने तो सीधे साधे वीडियो बनाया, उनका कोई इंसल्ट भी नहीं किया, तो मुझे इतना गाली गलौज क्यों आ रहा है? तो तुमको समझ में आ रहा है ना कि क्या कितना ज्ञान दे रहा है वो, कितना क्या कर रहा है, समझा क्या? इसने गलत बताया, जिसके लिए मुझे जितना पता है इसको पैसा मिला था। ये जो मलोना बाइलस का जो डर है ये बढ़ाने के लिए इसको पैसा मिला था, ये मुझे पता चला। उसने इसके ऊपर एक वीडियो उसने बनाया था जिसमें उसने काफ़ी हद तक इसने इसका डर बढ़ा दिया था। तो तुम लोग सोच रहे हो कि ये बंदा इसको लीडर मत बनाओ, इसको फ्रंटियर मत बनाओ, फॉलो करो जब तक सही कर रहा है। वैसा इसको देख के मुझे नहीं लगता है कि ये इसको तुम्हारे कुछ भी परवाह है। ये वीडियो बना रहा है ताकि इसका जो पैसा है, वीडियोस के जो व्यूज़ है वो कवर हो जाए। और वैसे भी अगर कोई चीज़ अच्छा बता रहा है तो ठीक है। अब बात करते हैं आचार्य प्रशांत की। अभी आचार्य प्रशांत जो है ये एक्चुअली में इसके ऊपर भी इसने बताया कुछ वीडियो बना के। देखो आचार्य प्रशांत IIT IIM है, अगर वो उस चीज़ के बारे में बात कर तो समझ में भी आता है क्योंकि उसको उसका नॉलेज है और वो काम कर रहा है। बट IIT पढ़ने वाला आदमी जब इस लाइन के अंदर जाता है तो मुझे बताओ कि उसका क्या मकसद हो सकता है। ऐसा आदमी जब यहाँ पर ज्वाइन हो रहा है, अभी एक चीज़ तो है कि मैंने उसके कई सारे वीडियोस देखे आचार्य प्रशांत के, मुझे नॉर्मल ही लगा है। मतलब मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि लोगों को उसके अंदर इतना क्रेज़ कैसे। कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक हिप्नोटिज़म का लोग शिकार हो चुके हैं उसका, क्योंकि मैंने उसके कई सारे वीडियोस देखे, मुझे थोड़ा भी लॉजिक नहीं लगा है। मतलब ठीक है, जो नॉर्मल वीडियोस बनाते हैं जो लोग बोलते हैं वो ठीक है, ऐसा कोई इतना बड़ा भक्त बनने जैसा तो कुछ उन्होंने काम किया ही नहीं है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि उनके इतने सारे भक्त कैसे बन गए। पर एक चीज़ है कि उनके वीडियोस का उनका चाल चलन देख के मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये बेनिफिट ही निकालने के लिए आ रही है, आपकी बेनिफिट के लिए नहीं है। तो अभी रही बात ये आचार्य पर, यस वो IIT IIM है, उसका पूरा मकसद क्या है वो मैं बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि जितना मुझे दिखाई दे रहा है उसी के ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ, उसी को देख समझ कर मैं काम कर रहा हूँ। और अगर मैं ट्राई कर रहा हूँ अपनी तरफ से कि मैं कुछ गलत ना करूँ, कुछ वैसे, इस वजह से। और मुझे जितना पता है कि ये जो आदमी है, जो आप सोच रहे हैं कि आपको एक तरह से एनलाइट करने के लिए आया है, ये बिल्कुल गलत है। मैंने कब कह दिया कि एनलाइटनमेंट जैसा कुछ होता भी है? मैं तो 100% अनएनलाइटेंड हूँ भी और आजन्म रहूँगा भी। लेकिन आप ये किस तरह के आप वीडियो बना रहे हो? अभी आपने इसके पहले आपने वीडियो बना तो उसमें आपने बताया कि कैसे हर्ड इम्यूनिटी के आपने खिलाफ बात किया, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को लाने के लिए आपने उत्साहित किया, प्रोत्साहित, बहुत ही ऐसे ऐसे शब्द आप यूज़ करते हैं। और धीरे तो आप बोलते हो लेकिन उसके साथ मुंडी भी हिलाते हो, और मुंडी भी हिलाने वाला इरिटेट ही कर डालते हो पूरे। मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है ये जो आपका जो चाल चलन है, जो बात करने का जो ढंग, मुझे नहीं लग रहा है कि आपका नेचुरल है या बुनाई क्या बोलता है ये सब धर्मी चीज़ों की। और आप खुद श्वेता गैंगवार जैसे कि आप वीडियो आप देखते हो, सब्सक्राइब करके रखो आपने, उनकी वीडियो देखते हो। अब श्वेता गैंगवार वो तो गालियाँ देते रहता है, और आपने कैरी मिनाटी को बोला कि भाई वो गाली दे रहा है, वो कर रहा है, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन आपने तो उसको भी पकड़ा, जब आप उसको पकड़ सकते हो तो फिर ये जो श्वेता गैंगवार है ये तो गाली दे दे के मोटिवेट कर। आपने तो एक वीडियो भी बनाया था कि जो मोटिवेशन वाले लोग हैं ये सब फर्जी है, ठीक है ना। अभी आपकी बहुत सारी वीडियोस मैं देखता हूँ और उसमें ऐसी बहुत सारी वीडियोस है जिसमें आप कुछ भी वीडियो बना दे रहे हो, जो आपको टॉपिक, अगर आपको मैंने अगर ये एक शब्द मैंने आपको दे दिया, जैसे कल
तो आप कल के ऊपर भी वीडियो बना दोगे कि फिर उस पर भी आप किसी ना किसी को ब्लेम करोगे, कल के अंदर भी आप किसी ना किसी को ब्लेम करोगे। और आपके हर वीडियो में बस एक ही चीज़ मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को लाने की बहुत सारे नाकाम कोशिश आप कर रहे हो। और कह रहे हैं नमस्ते सर जी, मैं आपको भी सुनता हूँ और बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स को भी सुनता हूँ। वैसे तो आप ठीक ठाक बोलते हैं, लेकिन आपको लेकर मेरे मन में एक सवाल उठता है कि बाकी सब स्पीकर्स इतना तेज़ तेज़ जल्दी जल्दी और जोश में बोलते हैं और आप अक्सर रुक कर धीरे धीरे और कई बार तो एकदम कम आवाज़ में बोलते हैं। मैं तो बहुत बार बोर होने लगता हूँ और 1.5x स्पीड पर सुनता हूँ आपको। आप भी ये मोटिवेशनल स्पीकर्स की तरह जल्दी जल्दी और तेज़ तेज़ क्यों नहीं बोलते? तुम ये समझते हो कि कोई तेज तेज क्यों बोले? बोलने का उद्देश्य सदा दूसरे तक कोई बात पहुंचाना ही नहीं होता। बोलने का उद्देश्य अक्सर दूसरे से कोई बात छुपाना भी होता है। लो फिर रुक गया, तुम्हें बुरा लग रहा होगा, स्पीड बढ़ा दी होगी। तेज तेज जब भी कोई तुमसे बोलेगा, क्या तुम्हें उसकी बात पर गौर करने का, सोचने समझने का मौका मिल रहा है? और हो सकता है वो चाहता ही यही हो कि तुम उसकी बात पर गौर ना कर पाओ, ध्यान ना दे पाओ। तो बहुत जल्दी जल्दी बोलेगा, हाथ पांव चलाएगा, ऐसे ऐसे करेगा, और क्योंकि उसको पता है कि उसकी बात में दम नहीं है। और अगर तुमने ठहर कर उसकी बात पर विचार कर लिया तो तुम चैनल बदल दोगे या अगला वीडियो देखने लग जाओगे। ये जो तेज तेज बोलने वाला व्यक्ति है, ये भीतर से बहुत डरा हुआ है, बहुत असुरक्षित है। ये आधे पल के लिए भी तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता। ये लगातार तुम्हारे ध्यान पर कब्जा करे रहना चाहता है, क्योंकि इसको पता है कि अगर इसने तुम्हारा ध्यान आधे पल को भी छोड़ा तो तुम छिटक जाओगे, तुम कहीं और चले जाओगे। मुझे ऐसा कोई खतरा नहीं है। मैं 10 सेकंड भी रुक जाऊं तो तुम रुकोगे। मुझे अपनी बात भी पता है और अपनी बात की औकात भी पता है। तुम कहीं नहीं जाने वाले, और तुम अगर कहीं जाने वालों में से हो तो फिर तुम वो हो ही नहीं जो मेरी बात से फायदा उठा पाएगा। मैं तो रुकता हूं, ठहरता हूं, ताकि तुम्हें समय मिले मेरी बात को सोख पाने का, समझ पाने का। और अगर तुम्हारे भीतर से कोई प्रतिक्रिया उठती हो, कोई सवाल उठता हो, तो वो भी उठे। मुझे तुम्हारे ऊपर से रेलगाड़ी थोड़ी ही गुजार देनी है जल्दी से कि तुमको लिटाया और खट 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 गाड़ी गुजार दी। मेरा उद्देश्य तुम्हारी समझ को बढ़ाना है। मेरा उद्देश्य ये थोड़ी है कि मैं तुमको प्रभावित या इंप्रेस कर ले जाऊं कि देखिए कितनी जल्दी 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 क्या क्या बोल गए। वो सब मैं कर सकता हूं, शायद किसी समय करा भी होगा स्कूल में, कॉलेज में। मैंने तो बहुत सचेत होकर के अपने बोलने की गति को कम करा है तुम्हारी खातिर, ताकि एक एक शब्द तुम पी सको, ताकि एक एक शब्द तुम तक ठहर कर पहुंचे, ताकि एक एक शब्द को मौका मिले तुम्हारी चेतना में स्थिर और स्थापित हो जाने का। मेरा उद्देश्य ये थोड़े ही है कि मैं यूं ही कोई भी घटिया नकली माल तुमको बेच दूं। बाजार में देखा है ना विक्रेताओं को, ये जो सेल्समैन किस्म के लोग होते हैं, इनको देखा है कि कभी ये तुम्हें ठहर करके कुछ बता रहे होंगे? ये जल्दी 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 बोलते हैं।
इनका उद्देश्य होता है कि इससे पहले कि तुम कुछ सोच पाओ समझ पाओ, माल बिक जाए। इससे पहले कि तुम्हें कोई बात समझ में आए, माल बिक जाए। वैसे ही उन सब स्पीकर्स का हाल है जो बहुत जल्दी 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 बोलते हैं। और कुछ नहीं। अब आचार्य प्रशांत जी, इन्होंने क्या कहा अपने व्याख्यान में कि जो ये कोरोना वायरस है, ये इन्फ्लुएंजा जो स्पेनिश फ्लू जो आता है, इससे 10 गुना ज़्यादा मारक शक्ति रखती है। 10 गुना मारक शक्ति रखती है। तो इन्होंने खुद अपनी वीडियो में कहा कि इसका जो मृत्यु दर है वो 0.1 का है, और 0.1 का बोल रहे हैं कि अगर वो 0.1 का तभी भी हमको डरना है। मतलब आप खुद देखो वीडियो जाके, आपको समझ में आ जाएगा कि पूरी तरह से इन्होंने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को प्रमोट किया है पूरी तरह से। उसके बाद ये कहते हैं कि बहुत लोग ने बोला कि हमारा इकोनॉमिक नुकसान हो रहा है, तो इन्होंने कहा कि यार जान बचेगी तो हम वापस भी कर लेंगे, 10-15 साल लग जाएगा, ठीक है, उतना ही नहीं। फिर जब ये इनके पास सवाल आया कि बहुत लोगों का नौकरी जा रहे हैं, बहुत लोगों का नौकरी हाथ से जा रही, फिर इन्होंने क्या कहा पता है आपको? इतना आपको गुस्सा आएगा ना वो सुन के। इन्होंने कहा कि जो लोगों का नौकरी जा रहा है वो तो उनका गलती है, वो तो उनका है, उनका कोई जिम्मेदारी और कोई लेगा नहीं। तो नया आप खुद खोजिए, नया आप खुद खोजिए। मुझे बताइए एक बात कि सरकार ने लॉकडाउन करके रखा है बिना कुछ चीज़ों का, तो जिम्मेदारी किसका है? सरकार का है। सरकार को इसने बाजू में कर दिया, सरकार को बाजू कर दिया, जिम्मेदारी सरकार को हटा दिया बाजू से। सोच रहे आप क्या बोल रहा है ये बंदा, ये व्यक्ति? बहुत मेरा इतना खून खुला। उसके बाद ये कह रहे हैं कि हमको हमारा पुराना व्यवस्था से हमको निकल जाना है, यानी कि हमारा जो फ्री लाइफ था उससे हमको निकल जाना है, हमको उसके बारे में सोचना है, हमको नया व्यवस्था में चलना है, एडजस्ट कर करके चलना है, घर में रुकना है। उनका बोलने का मतलब कि लॉकडाउन में हमको हमेशा रहना है। और फिर लास्ट में बोला कि एक नया अर्थव्यवस्था को निर्माण करना पड़ेगा इसके लिए। तो क्या आपको ये बात, आपको नहीं लग रहा है ये पूरी तरह से न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ इशारा कर रही है? आप खुद वीडियो देखिए, आपका खून इतना खुलेगा कि हमारा भारत का ऐसा जो आचार्य जी ये सब चीज़ों का साथ दे सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक चैनल का लिंक मिलेगा, वहाँ पे आपको डॉक्टर विश्वरूप सर के अपकमिंग वीडियोस और ओल्ड डिलीटेड वीडियोस मिलेंगे। सो प्लीज़ दिए हुए लिंक को विजिट कीजिए। कुछ वक्त पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, मैंने डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी को कुछ रिक्वेस्ट किए थे कि वो अपने वीडियोस जो है एड वर्ड्स में प्रमोट करें, और उन्हें ही नहीं हम सबको करना चाहिए। लेकिन उस वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने एक इंट्रो दिया था, यानी कि मैं बहुत ही घाई में था। मतलब मैंने जस्ट रात की बात होगा, रात को कुछ 2-2:30 बजे, तभी मैं अपना फ़ोन तभी मैं सर्व करा, तो मुझे ऐसा एक आचार्य प्रशांत करके मुझे दिखा, और मैं ये सोचा कि इन्होंने शायद कुछ तो बहुत ही अच्छा बोला होगा, क्योंकि ये हमारे जो है यानी कि भारतीय संस्कृत आयुर्वेद को हमेशा आगे करते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि ये जो है ये जो कोरोना वायरस है, जो कुछ भी इसके बारे में कुछ लॉजिकल बात करेंगे, लेकिन जब इन्होंने बोला, मैं आपको सही बोल रहा हूँ, 37 मिनट का वीडियो है, आप खाली ये वीडियो देखो, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हूँ, आपका खून इतना खुलेगा कि फिर उसके बाद आप क्या कमेंट करोगे, आप क्या करोगे, वो आप खुद ही देख लो। तो बस मेरा यही मकसद रहता है कि जब भी कोई भी अगर इस तरह का अगर कोई वीडियो बनाएगा, तो आप हमारे जो सब्सक्राइबर है, आप सिर्फ सब्सक्राइबर नहीं है, मैं तो इस चीज़ को मानता हूँ, मैं तो अभी तो बहुत दिन से मैं तो अपना यूट्यूब चैनल भी मैं उस नज़र में डाल नहीं रहा हूँ, खाली वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि जो चीज़ मुझे आगे रखना है वो मैं कर रहा हूँ। तो आप लोग जो है एक तरह से टीम है, यानी कि मैं आपको एक टीम मानता हूँ। तो आप लोगों का काम ये है कि हम लोगों को क्या करना है, जो भी ऐसा वीडियो बनाएगा, आपको या तो आप इंस्टाग्राम में हो तो आप इंस्टाग्राम में मुझे मेल कर सकते हो, या फिर आप मुझे डायरेक्टली ईमेल कर सकते हो। जब भी आपको किसी भी तरह का ऐसा आपको वीडियो मिलता है, आप मुझे देना। हमको इनको रोकना बहुत ज़रूरी है, और आपको बस इतना करना है कि जब भी कोई वीडियो आपको मिलता है, हमको ऐसा लगता है कि कोई वीडियो में प्रॉब्लम है, सिंपली आपको उसको मेरे पास ला के देना, फिर मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, फिर हम देखेंगे क्या करना है, कैसे क्या करना है, डिसलाइक वगैरह जो भी कुछ है वो हम करेंगे। सॉरी आचार्य जी, मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ बिल्कुल आपसे हाथ जोड़ता हूँ कि आप मेरे को पागल कह सकते हो, लेकिन बिल्कुल आप संदीप महेश्वरी जी और डॉक्टर विश्वरूप चौधरी जैसे इंसान को कभी भी पागल बोल नहीं सकते हो आप।
और बात रही कीचड़ की, तो यहाँ पे मैं एक बात छेड़ना चाहता हूँ कि जिसके पास बड़े बड़े टेक्नोलॉजी है एरोप्लेन बनाने का, पूरे वर्ल्ड को सिनारियो चेंज करने का, जिसके पास टेक्नोलॉजी, जिसके पास ताकत है, लेकिन आज वही एक छोटा सा काम कर नहीं पा रहा है। वो काम क्या है आपको बताऊँ? वो काम है अपने शरीर से मॉल को बाहर करना, टट्टी को बाहर करना। वो इतना काम भी नहीं कर पा रहा है, उसके लिए भी सुबह से शाम तक वो दवाई ले रहा है, टेबलेट ले रहा है। और जहाँ तक मेरा नॉलेज है कि ये इम्यूनिटी के बारे में, या तो इन्फ्लुएंजा या तो किसी वायरस के बारे में, जो भी हर्ड इम्यूनिटी या तो इम्यूनिटी के बारे में बातें करते हैं, तो मेरा ये नॉलेज है कि जितना ज़्यादा आप इसके साथ एक्सपोज होते हो, इसके साथ इसका सामना करते हो, तो उतना ही ज़्यादा आपका इम्यूनिटी बिल्ड होता है, इम्यूनिटी स्ट्रांग होता जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकता है। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मेरा तो बदकिस्मत था कि मैंने आचार्य जी का वो वीडियो देख लिया, लेकिन आपसे रिकमेंड करता हूँ कोई ऐसी वीडियो आपको बिल्कुल देखना नहीं है जहाँ पे आपको शुरू से लेकर लास्ट तक ही पूरा नेगेटिव ही नेगेटिव मिलेगा। अगर आपको इस पेंडेमिक इसके बारे में जानना हो, पेंडेमिक की इस वायरस के बारे में अगर जानना हो, तो डॉक्टर विश्वरूप चौधरी जी, संदीप महेश्वरी जी का भी 2 वीडियोज़ आ रखे अभी इसके ऊपर, वो पूरे देखिए। और जो तरुण कोठारी जी, डॉक्टर तरुण कोठारी जी हुआ और आचार्य मनीष जी हुआ, इन लोगों का वीडियोज़ देखिए, तो आपको इस जो भी पेंडेमिक है इसके बारे में पूरा नॉलेज हो जाएगा। और जो इंडिया में एक फ्रॉड दावों वाले कथित डॉक्टर हैं, जिन्होंने विदेश से डिस्टेंस लर्निंग से एक पीएचडी की है और जिनके समर्थकों ने मुझे खूब सारे हेट मेल भेजे और जिससे मेरी सेहत भी अच्छी हो गई, ऐसे विश्वरूप राय चौधरी। जब से मैंने वीडियो शेयर किया है विश्वरूप के बारे में कि वो किस तरह से अपनी बेवकूफ़ी को स्प्रेड कर रहे हैं, बहुत से हेट मैसेजेस आए। एक आदमी अनाप शनाप बक रहा है जिसको कुछ पता ही नहीं है, ना वायरोलॉजी के बारे में पता है, ना एपिडेमिक्स के बारे में पता है, लेकिन फिर भी वो बके जा रहा है। इसके पहले वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में बेवकूफ़ी भरी बातें कर रहा था, इसके पहले वो डायबिटीज के बारे में बेवकूफ़ी भरी बातें कर रहा था, बट फिर भी लोग उसके पीछे पड़े हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं। और इंडिया के अंदर बुद्धिमानों की कमी नहीं है और गधा बुद्धियों की भी कमी नहीं है। एक गधा महाराज हैं, डॉक्टर विश्वरूप चौधरी कहता है अपने आप को, 12वीं पास है, कोई डॉक्टर नहीं है। दोस्तों ये जो लोग या इनके सारे और बहुत सारे लोग जो डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी के बारे में बोलते रहते हैं कि वो फ्रॉड हैं, उनकी डिग्रियां फेक हैं, ये सब हमेशा बोलते रहते हैं। तो आइए आज मैं आपको बताता हूं कि एक्चुअली सच है क्या। दोस्तों ऐसे अनगिनत केस हमारे देश में हैं जहां पर MBBS MD बड़ी बड़ी डिग्री वाले डॉक्टरों ने हमारे देश के गरीब लोगों के और शरीफ लोगों के, भोले भाले लोगों की किडनियां निकाल कर बेच दी। और इन डॉक्टरों के बारे में इन्होंने सही कहा है, देखिए जरा। चाहता हूं, देश में सफेद कोट के खूनी लुटेरे आ गए हैं। ये जो डॉक्टर्स, जो हॉस्पिटल्स हैं, किसी ब्रांडेड हॉस्पिटल का नाम नहीं लूंगा आज, लेकिन आपको शेयर करना चाहता हूं कि ठीक है पैसा कमाओ, कोई दिक्कत नहीं है, पैसा कमाओ, पर किसी की मजबूरी का फायदा मत उठाओ। देसी उपचार से ठीक हो रहे हैं, तब तो ये दुनिया की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज होनी चाहिए थी। किसी की नजर क्यों नहीं गई इसको? कोई बनाएगा ब्रेकिंग? आप बनाएंगे ब्रेकिंग? मैं आपसे पूछता हूं, अगर ये सही कंफर्म निकला, आप बनाएंगे ब्रेकिंग? आप तो नहीं बनाएंगे। बिल्कुल बनाएंगे। नहीं बनाएंगे, पहली बात बनाएंगे, नहीं बनाएंगे। इस पे अलग से आप पड़ताल करिएगा। विश्वरूप जी, ये चैलेंज की भाषा ठीक नहीं। हमसे लोगों ने कहा विश्वरूप जी को बुलाइए, हमने आपको बुलाया ना। ये आप नहीं बनाएंगे, आप ये करके दिखाइए, आप कुतुब मीनार से कूद के दिखाइए। आप नहीं कूदेंगे, ऐसे नहीं होता है सर। ऐसे हमें ट्विटर पे दिन भर लोग चैलेंज करते हैं, हिम्मत है तो ये न्यूज दिखाओ, हिम्मत है तो वो न्यूज दिखाओ। तो ऐसे ट्रोल, जो आप इतने बड़े यूट्यूबर हैं, आप क्या ट्रोल्स की भाषा में बात कर रहे हैं? आप नहीं, मैं आपसे कह रहा हूं अगर ये सत्य हुआ तो मैं दिखाऊंगा। आप संपादक बोल रहे हैं सत्य हुआ दिखाऊंगा, आप कह रहे हैं आप नहीं दिखाएंगे। ऐसे थोड़ी ना होता है। सरोज जी, मैं भी आपका व्यूअर हूं ना, तो मेरे अंदर से व्यूअर जाके अभी नहीं, इस पे हम सवाल, आखिरी सवाल का जवाब दीजिए। कई लोगों ने ऐसा लिखा कि डॉक्टर विश्वरूप की जो डिग्री है, उस डिग्री को लेके उन्हें संदेह, जो आपकी पीएचडी है। यूट्यूब, आयुष क्या सवाल पूछा गया यूट्यूब पे, बताइए वो क्या है? उसमें ये कहा गया था जो आपकी यूनिवर्सिटी अलायंस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, उस पर जब जाकर कोर्सेज की लिस्ट देखी गई तो उसमें पीएचडी इन डायबिटीज जैसा कुछ नहीं था। ये लोगों का सवाल है। मैं जवाब देता हूँ उसका। ये सर्टिफिकेट मैंने अपने YouTube, मेरे वेबसाइट पे भी है, आप देखेंगे तो दैट इज ऑनररी पीएचडी। दैट इज ऑनररी पीएचडी। ऑनररी पीएचडी है, ऑनररी पीएचडी इन डायबिटीज। सर ऑनररी पीएचडी में कभी आप डॉक्टर नहीं लगा सकते अपने नाम के आगे, ये रूल है भारत सरकार का। कभी भी आपको अगर ऑनररी डिग्री मिली है तो आप डॉक्टर नहीं लगा सकते सर। आप देखिए तो सही, आप देखिए। और ये ऑनररी पीएचडी, सौरभ जी, ये ऑनररी पीएचडी अलायंस यूनिवर्सिटी को अगर आप मेल करेंगे तो 10 दिन में आपको भी मिल जाएगी, एक पर्टिकुलर अमाउंट देने के लिए।
ऑनरेरी पीएचडी इन डायबिटीज, ऑनरेरी पीएचडी इन क्योर फॉर एड्स, ऑनरेरी पीएचडी ऑन फलाना ढमकाना, इसकी आपको वो मिल जाएगी उनके रेट लिस्ट। 10 दिन में आपको पीएचडी बिना किसी पढ़ाई के, बिना किसी चीज के आपको मिल जाएगी, अगर आप पैसे देंगे। एक सेकंड, शुरू की आपको ये ऑनरेरी पीएचडी क्यों मिली है? आपकी कोई किताब है डायबिटीज पे जो पब्लिश हुई है? ये सर किताब है, रिसर्च पेपर है। मैंने तो 12 किताबें लिखी हैं। रिसर्च पेपर कौन से इंटरनेशनल जर्नल में डायबिटीज के पब्लिश हुए हैं? जर्नल ऑफ मेटाबॉलिक सिंड्रोम, आप देखिए। जनरल, हाँ डॉक्टर सिंह, हाँ जी जनाब, अगर आप सर्च करेंगे जर्नल ऑफ मेटाबॉलिक सिंड्रोम, और ऐसी कई सारी जर्नल जो है ये फेक जर्नल्स मानी जाती है, जिसमें कोई भी कुछ भी जाके छाप सकता है। अगर आप रिसर्च करेंगे तो आपको साफ साफ पता चल जाएगा कि ये जर्नल का कितना रिलायबिलिटी है और उसका क्या हिसाब किताब है। बहुत आसानी से आप जाके रिसर्च कर सकते हैं। इसको प्रीडेटरी जर्नल कहते हैं, प्रीडेटरी जर्नल्स, जिससे कि आप कई सारे लोग हैं जो अपनी बात सिर्फ साबित करने के लिए कि हमने जर्नल पब्लिश किया, आप देखो, ये यहाँ डाल देते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ये कोई एक्चुअल ऑनररी ये जर्नल प्रीडेटरी या फेक जर्नल्स होती हैं। इसको आप चाहो तो पड़ताल करके साबित कर सकते हैं। ये बहस बहुत लंबी खिंच गई है। डॉक्टर विश्वरूप रॉय और डॉक्टर परमजीत सिंह, आप लोग कोविड-19 इस बात पे आप क्या बोलेंगे? एक आखिरी जरूरी सवाल है। इस बात पे इनका मत तो जान लीजिए कि ये प्रीडेटरी जर्नल है या नहीं। नहीं सर, मैं बताता हूँ, ये नहीं है। मैंने तो देखा छापने के लिए क्या पापड़ बेलने पड़े, तो इसलिए मुझे पता है कि नहीं है सर। आप एक छाप के प्रीडेटरी जर्नल बात कही जा रही है कि जोम्बिया की जिस यूनिवर्सिटी की आप बात कर रहे हैं वहां पे फीस देकर कोई भी डिग्री ले सकता है। क्या कितने देना नहीं? आप लेके देखिए। इफ इट इज सो देन यू गेट इट वंस। देखिए बोलना आसान है सर, हमें तो जाम्बिया की उस यूनिवर्सिटी की डिग्री चाहिए नहीं, क्योंकि हमारे पास जेएनयू की डिग्री है, तो अगर नहीं चाहिए। देखिए साबित कौन करेगा? बोलना। सौरभ जी, इंडो वियतनाम मेडिकल बोर्ड ये कहां से आया? इंडो वियतनाम मेडिकल बोर्ड, ये क्या ये सवाल है आपका या सवाल है? हाँ देखिए, सवाल है, ये किसने बनाया? ये किसने बनाया? कौन से जगह से एफिलिएटेड है? ये कोई मेडिकल बोर्ड है या नहीं? कोरोना के ऊपर है। देखिए अब सवाल तो पूछते हैं, जवाब देते नहीं है। एनीवे आई होप दैट यू। अरे नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं भाई, आप जवाब दीजिए जी। हाँ, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स हमारा ब्रांड आप पीछे देख भी रहे हैं। दिस इज रजिस्टर्ड विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आरएनआई नंबर है हमारा 2006 का। आरएनआई तो आप समझते ही हैं। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, और वियतनाम में है वियतनाम बुक ऑफ रिकॉर्ड्स। वियतनाम बुक ऑफ रिकॉर्ड इज अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ वियतनाम, राइट। वो वियतनाम में ज्यादातर जो मीडिया है दैट इज गवर्नमेंट कंट्रोल्ड है। इंडिया में जैसे आपका प्राइवेट मीडिया है, राइट। तो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड इन एसोसिएशन ऑफ वियतनाम बुक ऑफ रिकॉर्ड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ वियतनाम, right, under the license from government of Vietnam. We started what we call as Indo-Vietnam Medical Board. It is started by me and my partner, Vietnam Book of Records के Lee Trang Trung Yang. How do you have any medical degree to start a medical board? start a medical board, आपने रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री हेल्थ साइंसेज का भी एक कंपनी, फेक कंपनी बनाई है। क्या उसको बनाने में, क्या उसमें कोई कार्य होता है? क्या इंडो वियतनाम मेडिकल बोर्ड में जैसे आप हो, आप यानी मैं या कोई भी, सौरभ जी, कोई भी अपना नाम का मेडिकल बोर्ड बना के अपने कोर्स शुरू कर दे, अपने हिसाब से कर दे, क्या उसकी कोई रेगुलेशन नहीं है दुनिया में? डॉक्टर सिंह, अभी तो खैर लॉकडाउन है। लॉकडाउन जब हो जाएगा, हमारे सेरेमनी होती है हर 3 महीने में वियतनाम में, और पूरे वियतनाम के अच्छे से डिग्निटरी आते हैं इंडो वियतनाम मेडिकल बोर्ड की सेरेमनी में। अगले में सौरभ जी आपको भी मैं इनवाइट करूंगा। और आप मुझे ये बताइए कि आपका ये जो इंडो वियतनाम मेडिकल बोर्ड है, क्या इसे इस देश का स्वास्थ्य मंत्रालय मान्यता देता है? नहीं सर, मैंने तो बोला भी नहीं ना। मैंने तो बोला नहीं। तो आप इस देश में सारे लोगों को क्यों फिर ऐसी बातें बता रहे हैं, इस बोर्ड के बेसिस पे सर्टिफिकेट दे रहे हैं इस देश में, जब मान्यता नहीं है? बताइए। भारत में मान्यता नहीं तो भारत में आप किस हिसाब से सर्टिफिकेट दे रहे हैं सर? हाँ, देखिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ सौरभ जी। जैसे ब्रिटिश मेडिकल जर्नल एंड फोर्टिस एंड ब्रिटिश मेडिकल जर्नल दोनों मिलके डायबिटीज का सर्टिफिकेशन कोर्स कराते हैं, उसकी भी मान्यता नहीं है। देख लीजिए, उसकी भी मान्यता नहीं है, लेकिन कराते हैं। कोई भी करा सकता है, तो मान्यता होना नहीं होना एक अलग। फोर्टिस एक एस्टैब्लिश्ड हॉस्पिटल चेन है सर। आप तो वहां अपने घर कहां से ये हॉस्पिटल चेन होना काफी है कि वो मान्यता मिल गई? मैं पूछना चाहूंगा, आप अगर आप हॉस्पिटल चेन जितनी क्वालिफिकेशन रखते हैं तो वो क्वालिफिकेशन बताएं।
अगर दोनों आप दो इतने ज्यादा पढ़े लिखे हैं तो वो क्वालिफिकेशन सामने रखें। एक पीएचडी, ऑनररी पीएचडी के अलावा आपने किस देखिए, आप बेसिस पे? ये बात गायब नहीं कीजिए। मेरा सवाल है फोर्टिस, क्योंकि वो चेन है तो वो अपना कोई भी कर सकता है। मेरा सवाल है फोर्टिस और ब्रिटिश मेडिकल जर्नल जो डायबिटीज एजुकेटर का कोर्स चलाया है, क्या वो एफिलिएट, क्या वो भारत सरकार से अप्रूव्ड है? इसका आंसर क्या है? नहीं अप्रूव्ड है। या तो बोलो है या नहीं है, बताओ क्या है। मैं बोलता हूँ वो नहीं है, तो फिर क्योंकि वो चेन है तो चला सकता है, हम चेन नहीं तो हम चला नहीं सकते। सौरभ जी कैसी बातें कर रहे हैं? आपने पहले ही आप बिल्कुल चलाइए, आप रात दिन चलाइए, आपके दावे बहुत दिलचस्प हैं और ये पूरी बातचीत मेरे लिए बहुत रोचक है। आयुष जी, आप कुछ मेरा कहना एक चाहते हैं? आखिरी जरूरी सवाल है सर, आप इसका जो कोरोना वायरस का इलाज बताते हैं तमाम इंटरव्यूज में, वो आप कहते हैं कि 3 दिन में आप इसको ठीक कर सकते हैं और इसके लिए किसी क्वारंटीन, सोशल डिस्टेंसिंग और इन सब चीजों की जरूरत नहीं। तो सर वो कैसे आप ठीक करेंगे, ये मतलब मुझे जरा सा। मैं ये बोलता हूँ हमेशा कि इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस, H1N1 हो, डेंगू हो, चिकनगुनिया हो, कोई फ्लू वायरस हो, पिछले 5 साल मैंने ये देखा है कि जब भी एक 3 स्टेप प्रोटोकॉल हमारा वो करता है तो बाय 3rd डे पेशेंट दे गेट रिलीफ। कोरोना वायरस में क्योंकि वो वायरस के पेशेंट मुझे मिले नहीं है, वो घेर लिए जाते हैं, क्वारंटाइन हो जाते हैं, वो बंद हो जाते हैं, राइट। तो मैं ये बोलता हूँ जैसे कोई फ्लू का पहला सिम्टम आए तो मैंने तो देखा है कि किसी भी तरह के वायरस, तो आप गारंटी से कैसे बोल सकते हैं जैसा आप बोल रहे हैं? मैं डॉक्टर विश्वरूप ये जानना चाहता हूँ, जैसे आपने कहा कि आप बीमारी ठीक कर सकते हैं, पर आपके पास तो बीमारी को ठीक करने के लिए कोई प्रशिक्षण है नहीं। आपको डायबिटीज पे एक ऑलरेडी डिग्री मिली हुई है पीएचडी की। यू आर नॉट ट्रेन्ड टू ट्रीट एनी पेशेंट सर। कैसी बातें कर रहे हैं सर? देखिए, दादी माँ भी नुस्खे बताती है, इसका मतलब ये नहीं है कि दादी माँ गलत है। आप सही हो, आपके नुस्खे सही है, मैं अभी फिर बोल रहा हूँ, बिल्कुल सही है। आयुर्वेद के नुस्खे दादी माँ भी बताती है, इसका मतलब ये नहीं है कि सारे आईसीयू के वेंटिलेटर के पेशेंट्स को दादी माँ के नुस्खे दिए जाएं। आप बताइए, आपको एक वेंटिलेटर का पेशेंट हम देंगे तो आप उसको कैसे बचाएंगे? यार आपकी दिक्कत क्या है कि आप बोलते हैं सुनते हैं नहीं। आप कल का अखबार पढ़िए, वेंटिलेटर में जो जाते हैं 80% लोग वापस ही नहीं आते। क्यों भेजे हैं वेंटिलेटर में? आपको क्या लगता है वेंटिलेटर वापस ही आता है? आप कल का अखबार पढ़िए। चलो वेंटिलेटर छोड़ो, पेशेंट सांस नहीं ले पा रहा तब क्या करोगे आप? पेशेंट सांस नहीं ले पा रहा है तब क्या करोगे? सांस नहीं ले पा रहा, क्यों नहीं ले पा रहा, ये तो देखो ना। वो वायरस की वजह से नहीं ले पा रहा है, वायरस की इलाज की वजह से नहीं ले पा रहा है। Who will decide this? वायरस के वजह से आपके पास आया ही, हमारे पास अस्पताल में इमरजेंसी में पेशेंट आता ही तब है जब सांस नहीं ले पा रहे। उससे पहले हम अस्पताल में भर्ती नहीं करते। सांस लेने में दिक्कत नहीं है तो हम भर्ती नहीं करते। जाओ घर जाओ, घर जाओ, अपने दादी माँ के नुस्खे अपनाओ। चलिए, थैंक यू सर। ये बिल्कुल हम इसको कतई टीवी डिबेट नहीं बनाना चाहते हैं। विश्वरूप रॉय जी, आप मेरे साथ जुटे, आपने अपने हिस्से के विचार रखे, आपको धन्यवाद। डॉक्टर परमजीत सिंह, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपने विचार रखे, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने जो किया, मैंने पीएचडी किया डायबिटीज में अलायंस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से। Okay, let's find out a little bit more about his claims of all the qualifications that he adds after his name. This website is called bedscience.in. Anyone can go in there and find out more. First of all, it's not really about not having qualifications. It's about forgery, fake qualifications, deceiving people, claiming he has certain credentials. It's cheating. If you don't understand this, then please don't watch any further. This video is not for you. Okay, let's go down. There are quite a lot of stuff in there, some good research, but I'm not going to go through all of this. His previous career until he was 40, doing Bollywood movies. I'm not going to go through these. If you're interested, come here and find out more yourself. But look at some of his fake or misrepresented qualifications. You go to his website or any of his channels, you'll find all these claims. PhD in diabetes reversal. He didn't even mention here honorary, and that too from a fake university. He said post-graduation in diabetes education. Let's find out those things.
Okay, this is the Alliance International University, but this is a fake university. You can buy definitely for money. This is the invoice someone contacted, and they provided invoice for selling these fake degrees. So PhD, let's look at this. So 7 PhDs, roughly about £7,000. So a single PhD, roughly about £1,000, equates to roughly about 90,000 to 1 lakh rupees. Interesting thing to note, this university claimed to be in Zambia, and if you want to buy these fake degrees, you have to send payment to a bank in the UK, Birmingham in the UK. Isn't that fascinating? It's indeed. Of course, these are run by scammers. These universities has no basis at all. These are run by scammers. Okay, so that's the fake PhD. His claim, post-graduation in diabetes education, is certainly not a post-graduations. Post-graduations means you complete your bachelor's degree, which is called graduation, and after that any course that you do, a formal course, is called post-graduation. This guy, he just did an online course of a couple of hours. You can do it, and it's not from International Diabetes Federation. This is something, an online course that is, if I go in there quickly, that is approved by IDF, or International Diabetes Federation. And he's claiming, he's fooling people saying, I have got postgraduate degree in diabetes. No, this is a fake or misrepresentation. This is not a fake certificate, but he's misrepresenting himself, claiming he got post-graduation in diabetes. Okay, let's move on and see some of the other credentials that he have included. So these seems to be some online courses again, a couple of hours, virtually anyone can do. This one is interesting, a PhD that he claimed to have in 2015, and by who? By Vietnam Book of Records. And Vietnam Book of Records is a partner company of his. This organization is basically his associate, someone who is his friend. So in 2015, when he actually started off claiming he's a doctor, he needed this certificate, so he created this. And after a while, he realized that people are not going to buy this certificate because he will be caught. Then he thought to have another, which more sounding like a credible institute, Alliance International University. It seems like a genuine university, but it's not. And in 2017, he got that PhD. Fake PhD, of course. Let's move on. Again, some diploma online, few hours, anyone can do. Cornell University, Harvard Medical School courses, these are all online course, anyone can do. This one is interesting, membership of American Diabetes Association. And he basically took this for a year. Anyone can be a member of this particular association just to improve his credibility. Interesting thing is,
this gentleman contacted them, and they say diabetes has no cure, but he claims to have a cure of diabetes in 72 hours. Does it make sense? He's a member of an organization who claims diabetes has no cure, and he claims that. And also, he accused modern medicine of scamming people. He basically says there is no illnesses at all. These are all made up. Okay, some other bogus organizations that he runs. I'm not going to go through all of this. You can come to this website, find out more. I just want to scroll down a little bit down. Some interesting things here. There are a number of fake journals which he displayed as a credible sources of his research publication, but these are basically fake journals. Anyone can contact those organizations, Journal of Metabolic Syndrome and various others, and pay money, and they will just print some glossy research papers. So these are basically fake, completely fake organizations. He also has this certificate of attendance in a conference, which seems to be a fake conference. Guinness World Records. I don't know how people actually can lie so much. This guy claims to have so many records, but virtually there is no proof at all that he has these records. You go into Guinness World Records website, you will not be able to find him. He also claims that he's the most translated author, but he definitely is not. नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल और हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है, जिसमें हम आपको बताते हैं कि कोरोना वायरस से जुड़ी कौन सी खबर सही है, कौन सी झूठ या अफवाह है। आज हम आपको जो बताने जा रहे हैं वो बेहद जरूरी है, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप फर्जी डॉक्टरों से सावधान रहें। आप उन लोगों से सावधान रहें जो सोशल मीडिया पर झूठ फैला रहे हैं। कई लोग जो अपने आप को डॉक्टर बताते हैं और अलग अलग पेजेस, अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल्स पर खोल कर बैठे हैं, वो न सिर्फ महामारी बल्कि वैक्सीन को लेकर झूठ फैला रहे हैं। तो ये एक तरह की झूठ की महामारी है जो कि अब कोरोना पर हावी होती हुई नजर आ रही है। पड़ता है। इस बीच सोशल मीडिया पर एक पर्चा वायरल हो रहा है जिसमें लिखा गया है कि वैक्सीन किसे नहीं लगवाना है। इस पर्चे में 6 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। पहला, अविवाहित युवतियां टीके से दूर रहें, विवाह के बाद संतानहीनता हो सकती है। दूसरा, बच्चों को इससे दूर रखें, भविष्य में अनेक बीमारियां हो सकती हैं। तीसरा, जिन्हें कभी निमोनिया, अस्थमा या ब्रोंकाइटिस जैसे श्वसन तंत्र संबंधी बीमारियां हैं वो इससे दूर रहें, साइड इफेक्ट में मौत संभव। चौथा, शराब, सिगरेट, तंबाकू का सेवन करने वाले, कैंसर की संभावना हो सकती है इन्हें वैक्सीन लगवाने से, ऐसा दावा है। पांचवा, मानसिक व न्यूरल समस्याओं के मरीज, जिस बीमारी बढ़ सकती है। छठा, डायबिटीज के मरीज भूलकर भी ना लगवाएं, कहा गया है कि हल्के साइड इफेक्ट में भी मौत संभव है। इस पर्चे के आखिर में कुछ लोगों के नाम भी लिखे हैं। पर्चे में वैक्सीन को वैक्सीन निर्माताओं और राजनेताओं की आपसी साजिश बताते हुए इससे दूर रहने की हिदायत दी गई है। किसान आंदोलन और नेताओं की रैलियों को आधार बनाते हुए कहा गया है कि कोरोना महामारी नहीं है। फेसबुक, व्हाट्सएप समेत लगभग हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह दावा वायरल है। हम एक एक कर इस पर्चे में किए जा रहे दावों का सच आपको बताते हैं। पहला दावा, अविवाहित युवतियों को वैक्सीन लगवाने पर शादी के बाद उन्हें संतानहीनता की समस्या हो सकती है। सच्चाई क्या है? वैक्सीन किसे नहीं लगवानी चाहिए, इसे लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने विस्तार से जानकारी दी है। इसके अलावा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक ने भी बाकायदा फैक्ट शीट जारी की है। फैक्ट शीट में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि अविवाहित लड़कियों को वैक्सीन से बचना चाहिए या इससे प्रजनन क्षमता प्रभावित हो सकती है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के निदेशक वीजी सोमानी ने बयान दिया था कि कोविड वैक्सीन लगवाने के बाद हल्के बुखार, दर्द और एलर्जी जैसे छोटे मोटे साइड इफेक्ट हो सकते हैं, लेकिन इससे प्रजनन क्षमता प्रभावित करने की बात कोरी बकवास है। दूसरा दावा, बच्चों को कोरोना वैक्सीन से दूर रखें क्योंकि इससे भविष्य में उन्हें बीमारियां हो सकती हैं। सच्चाई ये है, फिलहाल कोरोना वैक्सीन सिर्फ 18 से ज्यादा उम्र के लोगों को ही लगाई जा रही है।
एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने बयान दिया था कि भारत बायोटेक कंपनी एक स्प्रे वैक्सीन की अनुमति लेने की कोशिश कर रही है। अगर ये अनुमति मिल जाती है तो बच्चों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए उनका टीकाकरण आसानी से किया जा सकेगा। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के अनुसार वैक्सीन कंपनियां बच्चों की वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल कर रही हैं और इस साल यानी 2021 के अंत तक ये वैक्सीन आ सकती है। यानी फिलहाल वयस्कों के लिए वैक्सीन उपलब्ध है, बच्चों के लिए वैक्सीन के इस्तेमाल की अनुमति नहीं है। तीसरा दावा, जिन लोगों को कभी निमोनिया, अस्थमा या ब्रोंकाइटिस जैसी श्वसन तंत्र संबंधी बीमारियां रह चुकी हों, उन्हें वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए, इससे उनकी मौत हो सकती है। भारत में वैक्सीन सप्लाई कर रही 2 कंपनियों सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक ने ऐसा कोई भी परहेज नहीं बताया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने श्वसन तंत्र संबंधी बीमारियों के मरीजों को वैक्सीन लेने से नहीं रोका है। न ही कोई ऐसे मामले या शोध सामने आए हैं जिनमें श्वसन तंत्र संबंधी परेशानियों का कोई जुड़ाव वैक्सीन से हो। ब्रिटिश लंग फाउंडेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक सांस की बीमारियों से जूझ रहे मरीजों के लिए वैक्सीन सुरक्षित है। चौथा दावा, शराब, सिगरेट, तंबाकू का सेवन करने वाले लोगों को कोरोना की वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए, इससे उन्हें कैंसर हो सकता है। सच्चाई, भारतीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक शराब के इस्तेमाल से वैक्सीन पर कोई असर पड़ने के सबूत नहीं है। सिगरेट, तंबाकू का इस्तेमाल करने वाले लोगों को अमेरिका के कुछ राज्यों में प्राथमिकता दी जा रही है। एनपीआर की एक रिपोर्ट में ड्यूक यूनिवर्सिटी में मेडिसिन विभाग की असिस्टेंट प्रोफेसर सोनाली आडवाणी का कहना है कि धूम्रपान करने वाले लोगों को जब भी वैक्सीन उपलब्ध हो, उन्हें तुरंत लगवा लेनी चाहिए। अगला दावा, मानसिक समस्याओं के मरीजों को वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए क्योंकि इससे उनकी समस्या बढ़ सकती है। सच्चाई क्या है? सितंबर 2020 में ब्रिटिश स्वीडिश वैक्सीन कंपनी एस्ट्राजेनेका को अपना ट्रायल रोकना पड़ा था जब एक महिला के शरीर में न्यूरल यानी तंत्रिका तंत्र से जुड़े कुछ लक्षण नजर आए थे। दुनिया भर में वैक्सीनेशन शुरू होने के बाद ऐसे और भी मामले सामने आए हैं जिनमें वैक्सीन लगने के बाद लोगों ने मानसिक समस्या होने का आरोप लगाया है। हालांकि भारत या किसी अन्य देश में मानसिक समस्या से पीड़ित लोगों को कोरोना वैक्सीन लेने से मना किए जाने की कोई रिपोर्ट नहीं मिली। अगला दावा, डायबिटीज के मरीजों को कोरोना वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए क्योंकि इससे उनकी मौत तक हो सकती है। सच्चाई क्या है? हमें किसी भी सरकारी वेबसाइट या विश्वसनीय न्यूज रिपोर्ट में ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली कि डायबिटीज से पीड़ित लोगों को कोरोना वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए। इसके ठीक उलट भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन या दिल की बीमारियों से पीड़ित लोगों को कोरोना वायरस की वैक्सीन जरूर लगवानी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। पर्चे में जिनका नाम लिखा है वो कौन लोग हैं? इस पर्चे पर 5 लोगों के नाम का जिक्र है। इनमें से डॉक्टर बीके तुमाने के अलावा लिखे गए 4 नामों से हमारा संपर्क हो पाया। उनका क्या दावा है और हमसे बातचीत में क्या कहा, आपको बताते हैं। पहला नाम डॉक्टर तरुण कोठारी। तरुण कोठारी खुद को MBBS MD बताते हैं। तरुण कोठारी कोरोना वायरस को षड्यंत्र बताते हैं और लोगों से मास्क जला देने की अपील करते हैं। संपर्क करने पर उनकी टीम ने ललन टॉप को बताया कि पर्चा तरुण कोठारी ने जारी किया है। हमने इन दावों के पीछे तरुण कोठारी के तर्क जानने चाहे तो कई बार संपर्क करने के बावजूद उनकी टीम ने तरुण कोठारी से बात नहीं करवाई। लेकिन तरुण कोठारी की कोविड-19 के बारे में कही गई बातों से स्पष्ट होता है कि वो कोविड-19 को बीमारी नहीं मानते और वैक्सीन के प्रोग्राम को षड्यंत्र मानते हैं। अगला नाम डॉक्टर बिस्वरूप रॉय चौधरी। चौधरी ने पर्चे में खुद को मेडिकल एक्टिविस्ट बताया है। पर्चे के आखिर में बाईं ओर छपा NICE लोगो इनके संस्थान का है। बिस्वरूप चौधरी कोरोना के बारे में भ्रामक जानकारियां फैलाने के लिए कुख्यात हैं। 2020 में भी इन्होंने ऐसा ही किया था। इनके कंटेंट को सोशल मीडिया कंपनियां अपने प्लेटफॉर्म से हटा चुकी हैं। बिस्वरूप की www.coronakal.tv नाम की वेबसाइट पर बहुत सा भ्रामक कंटेंट आज भी मौजूद है। ललन टॉप से बातचीत में उनकी टीम ने बताया कि वायरल पर्चा उनके संस्थान ने जारी नहीं किया, हालांकि लोगो उन्हीं का है। इसमें बिना इजाजत चौधरी का नाम, लोगो और वेबसाइट का इस्तेमाल किया गया है। हालांकि चौधरी और उनकी टीम भी वैक्सीन को षड्यंत्र मानती है। अगला नाम डॉक्टर विलास जगदाले खुद को MD और मेडिकल एक्टिविस्ट बताते हैं। हालांकि जब हमने संपर्क किया तो उनके भाई ने विलास जगदाले की जगह हमसे बात की। उनका दावा है कि यह पर्चा विलास जगदाले ने जारी नहीं किया है। हमने वैक्सीन पर उनकी राय जाननी चाहिए तो जगदाले ने कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। अगला नाम डॉक्टर रियो रिबेलो। मुंबई में नेशनल हेल्थ सेंटर चलाने वाले रियो रिबेलो वैक्सीन के खिलाफ है। वो पर्चे में लिखी एक बात से सहमत है। उनका दावा है कि वैक्सीन लगाने से संतानहीनता हो जाएगी। हालांकि जब हमने उनसे तथ्य और रिसर्च मांगी तो वो कुछ भी तथ्य परख हमें मुहैया नहीं करवा पाए। उनके पास सिर्फ दावे थे, तथ्य और तर्क नहीं थे। भारत में कोविड से बचाव के लिए 2 तरह की वैक्सीन दी जा रही हैं। एक सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड और दूसरी है भारत बायोटेक कंपनी की कोवैक्सीन।
कोविड वैक्सीन किसे नहीं लगवानी चाहिए और इसके साइड इफेक्ट्स क्या क्या हैं, इससे जुड़ी इंडिया टुडे की एक संकलित रिपोर्ट वेबसाइट पर आप देख सकते हैं। अब तक इसके कोई बड़े साइड इफेक्ट्स सामने नहीं आए हैं। हालांकि लंबे समय में क्या असर होंगे, इस पर विस्तृत रिसर्च जारी है। कुछ झलकियां आपके सामने रखे देता हूं। पहली, मैं तो सुपरमैन हूं, मुझे तो ये वायरस लग नहीं सकता। वायरस तो कमजोर लोगों को लगता है। मैं क्यों कोई सावधानी बरतूं? चाहे मास्क हो, चाहे सैनिटेशन हो, चाहे सामाजिक दूरी हो, इन सब बातों का पालन तो कमजोर लोग किया करते हैं साहब। हम पे इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सुपरमैन हैं। दूसरा, मैं धार्मिक आदमी हूं, और अगर मैंने जीवन भर निष्ठा से अपने धर्म का पालन किया है तो मुझे क्यों लगेगा वायरस? तीसरा, ये वायरस कुछ है ही नहीं, ये तो फार्मा कंपनियों की और कुछ बहुत ही राक्षसी प्रवृत्ति वाले लोगों की अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। तुम डरो मत, तुम मस्त घूमो। मेरे लिए तो बहुत आसान था कि अरे शॉर्ट्स में फोटो ले लिए क्या, इसको प्रकाशित मत करना, सबके सामने नहीं जानी चाहिए। तुम्हें तो ऑफिस के 2-4 लोग ही बाबा बोलते होंगे, मुझे तो देश विदेश के लोग बाबा बोल रहे हैं, तो मैं बुरा मानना शुरू कर दूं फिर? और अंकित अकेला नहीं है, मुझे बताया गया और भी बहुत से इधर उधर लोगों का आया कि ये बाबा ना फर्जी है। पहली बात तो मैं बाबा हूं नहीं, तो ये अभी मेरे तुम्हारे बीच रशाकसी चल रही है। तुम मुझे गुरु बनाना चाहते हो, मैं बनना नहीं चाहता। मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उस हिसाब से चलूं और जीऊं जैसी तुमने मेरी छवि बना रखी है। तुम कौन हो? मेरे बॉस हो, आका हो, मालिक हो? मैं तुम्हारे हिसाब से चलूंगा क्या? तुम मुझे गुरु बना करके बिल्कुल कचड़ा कबाड़ कर देना चाहते हो। आध्यात्मिक आदमी जानते हो कौन होता है? जिसने किसी के भी हिसाब से चलना बंद कर दिया। मैं कचड़ा कबाड़ हो गया तो मैं तुम्हारे काम का नहीं रहूंगा। तुम्हें बात समझ में नहीं आती? अरे फकीराना ठाठ होते हैं, आजाद लहरें होती हैं, जैसा सहज स्वभाव में आता है वैसा जीते हैं। तुमने तो आज से पहले दर्जनों सैकड़ों को गुरु कह रखा है ना, कह रखा है ना। तो अगर किसी को गुरु कह देने से तुम्हें कोई फायदा होना होता तो आज तक हो गया होता। सीधे ऊपर से आज्ञा आती है, मतलब साफ है। तुमने जहां किसी को गुरु बनाया तहां वो तुम्हारे लिए व्यर्थ हो गया। मुझे भी तुम व्यर्थ और बेअसर कर देना चाहते हो, इसीलिए गुरु कहना चाहते हो। तो मैं इसलिए कहता हूं गुरु वगैरह मत बोलो, साधारण व्यक्ति ही जानो, बेहतर सुन पाओगे। और बेटा ये तो हो सकता है फिर भी कि तुम थोड़े बहुत बाबा हो, मैं तो एकदम ही बाबा नहीं हूं, फिर भी मुझ पर बाबा होने के इतने इल्जाम लगते हैं। मैं कुछ कहता हूं?